मैं अपने साथियों के साथ माल की तफसीली चेकिंग में मसरूफ था कि अचानक माल भाग खड़ा हुआ। हम उसके पीछे दौड़े तो बाहर गली में एक आदमी जा रहा था। माल चीखता हुआ उसे जा टकराया और बचाने के लिए कहा। ऊपर हम पहुंच गए। हमने माल को खींचा तो उस आदमी ने प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश की तो हमने उस पर फायर खोल दिए और वो वहीं गिर गया। हम माल को वापस ले आए और फिर हमने उसकी तफसीली चेकिंग की। उसके बाद हम उसे यहाँ ले आए हैं। बाहर राहदारी में चलते हुए विक्टर ने तफसील बताते हुए कहा। उस आदमी का क्या हुआ? जॉर्ज ने पूछा। होना क्या है, मर गया होगा, विक्टर ने जवाब दिया और जॉर्ज ने इस्बात में सर हिला दिया और फिर वो एक कमरे के दरवाजे पर जाकर रुक गए। इस कमरे में है ना? जॉर्ज ने गर्दन मोड़कर अपने पीछे खड़े विक्टर से कहा। हाँ, विक्टर ने कहा तो जॉर्ज ने दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में एक कुर्सी पर एक नौजवान लड़की बैठी हुई थी, लेकिन उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे, जबकि मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और वो सिमटी हुई बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर इंतहाई तकलीफ और रंजीदगी के तासुरात नुमाया थे। जॉर्ज की नजरें उस पर जमी हुई थी। वो यूं उसे देख रहा था जैसे कसाई किसी ऐसी बकरी को देखता है जिसे उसने खरीदना हो। हाँ, इस बार माल अच्छा लगता है। जॉर्ज ने आगे बढ़कर उस लड़की के बाजू पर हाथ रखकर दबाते हुए कहा। एकदम फर्स्ट क्लास, तुम देखना चीफ इनाम भेजेगा, विक्टर ने खुश होते हुए कहा। इनाम? बहरहाल ठीक है, आओ चले, जॉर्ज ने कहा और वापस मुड़ गया। फिर वो दोनों बाहर आ गए और विक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया। एक बार फिर वो दोनों राहदारी में चलते हुए वापस उसी कमरे में पहुंच गए। जॉर्ज ने दीवार में मौजूद एक सेफ खोला और उसमें से बड़ी मालियत के नोटों की 4 गड्डियां निकालकर उसने विक्टर की तरफ बढ़ा दी। गिन लो, पूरी है, जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी जरूरत नहीं है, और कोई काम बताओ जॉर्ज, विक्टर ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में गड्डियां उठाकर जैकेट की जेब में डालते हुए कहा। एक और पार्टी की तरफ से डिमांड है, लेकिन अभी मुआवजा कंफर्म नहीं हुआ। जैसे ही कंफर्म हुआ मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। अब तुम जाओ, जॉर्ज ने कहा और विक्टर ने इस्बात में सर हिला दिया और फिर वो कमरे से बाहर चला गया। जॉर्ज ने मेज पर मौजूद फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राजू क्लब, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा बेहद सख्त था। जॉर्ज बोल रहा हूँ, राजू से बात कराओ, जॉर्ज ने कहा। ओ अच्छा, होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, राजू बोल रहा हूँ। चल लम्बो बाद राजू की आवाज सुनाई दी। राजू, माल मेरे ठिकाने पर पहुंच गया है, उसे बड़े सेठ के पास पहुंचाना है, जॉर्ज ने कहा। एक दाना है कि 2? राजू ने पूछा। एक है, जॉर्ज ने कहा। ठीक है, मैं ले जाऊंगा और पहुंच जाएगा, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, जॉर्ज ने कहा और रिसीवर रखकर उसने एक बार फिर इत्मीनान से हाथ बढ़ाकर साइड रैक में पड़ी हुई शराब की बोतल उठाई और उसे खोलकर शराब गिलास में उंडेलना शुरू कर दी। उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया हो। इमरान की कार फोर्ट टाउन के सिविल अस्पताल के गेट में दाखिल हुई तो यहाँ कस्बा होने की वजह से काफी अंधेरा था। इमरान ने कार एक साइड पर मौजूद पार्किंग में मोड़कर रोकी और फिर दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और तेज तेज कदम उठाता अंदरूनी तरफ को बढ़ गया। जी साहब, एक कमरे से निकलने वाले आदमी ने इमरान को देखकर पूछा। डॉक्टर अहमद हसन साहब कहाँ है? इमरान ने पूछा। वो सामने जिस कमरे में रोशनी हो रही है जनाब, उसमें, उस आदमी ने कहा और इमरान तेज तेज कदम उठाता उस कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कमरा ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ था, लेकिन फर्नीचर इंतहाई सादा था। एक कुर्सी पर एक नौजवान आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर ऐनक थी और उसने सफेद ओवरऑल पहन रखा था। अब डॉक्टर अहमद हसन है? इमरान ने हैरान होकर पूछा, क्योंकि उसका ख्याल था कि डॉक्टर अहमद हसन उद्दड़ उम्र और इंतहाई तजुर्बेकार आदमी होगा, जबकि ये नौजवान था। वो फोन पर बात करते हुए उसे एहसास हो रहा था कि दूसरी तरफ से बोलने वाला नौजवान है, लेकिन उसने ये ख्याल अपने जहन से झटक दिया था कि बाज उद्दड़ उम्र अफराद की आवाज भी कुदरती तौर पर नौजवानों जैसी होती है। जी हाँ, फरमाइए, उस नौजवान ने कहा। मुझे अली इमरान कहते हैं, इमरान ने कहा तो डॉक्टर अहमद हसन बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। ओ आप, मुझे आप ही का इंतजार था, डॉक्टर अहमद हसन ने कहा। क्यों, क्या हुआ? इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा और डॉक्टर की बात सुनकर उसका दिल बेख्तियार धड़क उठा था। ओ, ऐसी कोई खास बात नहीं, आप चूंकि दारुल हुकूमत के बड़े अफसर हैं, इसलिए मैं आपके इस्तकबाल के लिए यहाँ ऑफिस में मौजूद था, डॉक्टर अहमद हसन ने इमरान के चेहरे के तासुरात देखते हुए कहा। मरीज की क्या पोजीशन है? इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अल्लाह का करम है जनाब, वो इंतहाई तेजी से बेहतर हो रहा है। वैसे ऐसा मरीज मैंने पहली बार देखा है जिसके अंदर इस कदर कुव्वत मुदाफियत है कि मेरे तस्वुर में भी न था, डॉक्टर अहमद हसन ने कहा। अल्लाह ताला का शुक्र है, क्या मरीज होश में है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, क्यों? डॉक्टर ने चौंक कर कहा।
मैं खुद उससे मिलना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया और फिर वो उठ खड़ा हुआ। इमरान भी उठा और फिर वो दोनों राहदारी से गुजरकर अस्पताल के कमरे में दाखिल हुए तो बेड पर चौहान लेटा हुआ था। उसका चेहरा जर्द था और उसने आंखें बंद की हुई थी। चौहान, इमरान ने आहिस्ता से कहा। तो चौहान ने आंखें खोली और उसके साथ ही उसके चेहरे पर यकलक इंतहाई मसरत के तासुरात उभर आए। इमरान साहब, आपको कैसे इत्तला मिल गई? चौहान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने अपनी जेब में मेरा फोन नंबर लिख कर रखा हुआ था और खुद ही पूछ रहे हो, इमरान ने बेड के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ओह हाँ, वो डायरी का सफा पड़ गया था, मैंने वैसे ही उठाकर जेब में रख लिया था, चौहान ने कहा। पहले तो मुबारकबाद कबूल करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें नई जिंदगी दी है, इमरान ने कहा। आपका शुक्रिया इमरान साहब, ये अल्लाह ताला का करम है, चौहान ने कहा। जनाब, ज्यादा बातें न करे तो बेहतर है, बेड की दूसरी तरफ मौजूद डॉक्टर ने कहा। चौहान, तुम कहाँ जख्मी हुए थे और किसने किया था, मुख्तसर बता दो, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मैं यहाँ एक गली से गुजर रहा था कि अचानक एक मकान के दरवाजे से एक नौजवान लड़की निकलकर बचाओ बचाओ कहती हुई सीधी मुझसे आ टकराई। उसके पीछे अचानक दरवाजे से दो आदमी बाहर निकले। उनमें से एक ने लड़की को पकड़ना चाहा। मैं अभी पूरी सिचुएशन को समझ ही न सका था। बहरहाल मैंने लाशऊरी तौर पर लड़की को बचाना चाहा तो एक आदमी ने हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल से मुझ पर फायर खोल दिया और फिर मैं बेहोश हो गया। आंख खुली तो यहाँ अस्पताल में था, चौहान ने रुक रुक कर कहा और फिर बात खत्म करके उसने लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। जनाब, अब बहुत हो गया, आइए, मरीज की हालत ठीक नहीं है, आप दफ्तर में बैठिए, मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर ने तेज लहजे में कहा। तो इमरान उठा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। फिर वो उसी ऑफिस में आकर बैठ गया। चंद लम्हों बाद डॉक्टर वापस आ गया। क्या हुआ, इमरान ने पूछा। कुछ नहीं, मरीज कमजोर है, इसलिए मुसलसल बोलते बोलते थक गया था, बहरहाल वो ठीक है, डॉक्टर ने कहा। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। आपका कितना तजुर्बा है ऑपरेशन करने का, इमरान ने पूछा। तो डॉक्टर बेख्तियार चौंक पड़ा। यहाँ मेरी पहली पोस्टिंग है जनाब, मुझे यहाँ आए हुए 2 साल हो गए हैं, डॉक्टर अहमद हसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके बावजूद आपने इस कदर सीरियस ऑपरेशन कर लिया है, हैरत है, इमरान ने कहा। केस वाकई बेहद सीरियस था और शायद मैं हिम्मत न करता, लेकिन एक इंसानी जान का मसला था, इसलिए मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह का करम हो गया, डॉक्टर अहमद हसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर बाद बाहर से एम्बुलेंस का मखसूस सायरन सुनाई देने लगा तो डॉक्टर अहमद हसन बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ, कोई और इमरजेंसी, डॉक्टर अहमद हसन ने चौंक कर कहा। ये स्पेशल अस्पताल की एम्बुलेंस है, मैंने उन्हें कहा था कि वो यहाँ पहुँच जाए क्योंकि मरीज को स्पेशल अस्पताल पहुँचाना है, मैं देखता हूँ, इमरान ने कहा और उठकर तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर जब वो बाहर बरामदे में पहुंचा तो एम्बुलेंस उसी वक्त वहां आकर रुकी और फिर डॉक्टर सिद्दीकी तेजी से उछलकर बाहर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, आप खुद आ गए, मैंने तो कहा था कि किसी डॉक्टर को भेज दें, इमरान ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा। चौहान की हालत अब कैसी है? तुमने 6 गोलियों और ऑपरेशन का कहकर मुझे परेशान कर दिया, इस कस्बे में कैसे ऑपरेशन हो सकता है? डॉक्टर सिद्दीकी ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। उसी लम्हे डॉक्टर अहमद हसन भी वहाँ पहुँच गए। आप बेफिक्र रहें, अल्लाह ताला का करम हो गया है, ये डॉक्टर अहमद हसन है जिन्होंने चौहान का ऑपरेशन किया है, और डॉक्टर अहमद साहब ये डॉक्टर सिद्दीकी हैं, इमरान ने तारुफ कराते हुए कहा। ओ जनाब, ये मेरे उस्ताद हैं, ओ आप खुद यहाँ तशरीफ लाए हैं, डॉक्टर अहमद हसन ने कहा और इंतहाई अकीदत भरे अंदाज में आगे बढ़ा। ओ अहमद हसन तुम और यहाँ, डॉक्टर सिद्दीकी ने भी चौंक कर कहा और फिर उन्होंने बड़े गर्म जोशाना अंदाज में मुसाफा किया। डॉक्टर साहब, मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है, अहमद हसन ने कहा। तुमने चौहान का ऑपरेशन किया है? ओ वेरी गुड, मुझे फक्र है तुम पर, डॉक्टर सिद्दीकी ने उसके कांधे पर हाथ से तफकी देते हुए कहा। तो डॉक्टर अहमद हसन का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। ये सब आप ही का तो सिखाया हुआ है डॉक्टर साहब, मैंने बस सिर्फ ये सोचा था कि मैं नहीं, आप ऑपरेशन कर रहे हैं और अल्लाह ताला का करम हो गया, डॉक्टर अहमद हसन ने इंतहाई अकीदत भरे लहजे में कहा। इमरान एक तरफ खड़ा उन्हें देख रहा था, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट मौजूद थी। डॉक्टर सिद्दीकी साहब, अब डॉक्टर अहमद हसन को अपने स्टाफ में शामिल कर ले, इस नौजवान ने जो कुछ किया है वो वाकई इंतहाई हैरत अंगेज है, और अब जिस अंदाज में इसने बात की है इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि इसके अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं, इसे इन सलाहियतों को निखारने का मौका मिलना चाहिए ताकि मुल्क व कौम को इससे फायदा हासिल हो सके, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर सिद्दीकी बेख्तियार चौंक पड़े। वो अब डॉक्टर अहमद हसन के ऑफिस में आकर बैठ चुके थे। लेकिन इमरान साहब, आप तो जानते हैं कि इस अस्पताल में किसी को ले आना कितना बड़ा मसला है, किस कदर सख्त चेकिंग और किस कदर मसाइल होते हैं, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। आप फिक्र मत करें, आप सिर्फ हाँ कर दे, बाकी काम मैं कर लूंगा,
इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ, फिर तो ये बात यकीनी हो गई, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी बात सर सुल्तान तो एक तरफ चीफ बल्कि सदर मुमलिकत तक नहीं टाल सकते। डॉक्टर सिद्दीकी ने जवाब दिया तो डॉक्टर अहमद हसन जो ये बात सुन रहा था बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब सर? इमरान साहब तो सेंट्रल इंटेलिजेंस में डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनकी बात सदर मुमलिकत भी नहीं टाल सकते, इसका क्या मतलब हुआ? डॉक्टर अहमद हसन ने हैरत भरे लहजे में कहा, सर सुल्तान को वो शायद जानता ही ना था और चीफ की उसे समझ ही ना आई थी। ये खुद तो कुछ भी नहीं करते और सब कुछ करते हैं। वैसे इनके वालिद सर अब्दुल रहमान सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हैं। बहरहाल आप इस चक्कर में ना पड़े। आप खुशकिस्मत हैं कि इमरान साहब ने आपके लिए हामी भर ली है, वरना ऐसा होना नामुमकिन था। डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। डॉक्टर अहमद हसन ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे डॉक्टर साहब, वही इज्जत देने वाला है और वही मुस्बबुल असबाब है। अब देखें, आप इस कस्बे में मौजूद हैं। अगर मेरा साथी चौहान यहाँ आकर जख्मी ना होता और आप अकेले उसका ऑपरेशन न करते तो जाहिर है आपका स्पेशल अस्पताल के स्टॉप में शामिल होने का कोई सिलसिला ही ना बनता, लेकिन अल्लाह ताला ने असबाब बना दिए। बहरहाल डॉक्टर सिद्दीकी साहब, आप चौहान को ले जाए, मैंने इस सिलसिले में मजीद काम करना है, इमरान ने उठते हुए कहा और डॉक्टर सिद्दीकी ने असबाब में सर हिला दिया। डॉक्टर अहमद हसन साहब, क्या आप बता सकते हैं कि चौहान को यहाँ कौन ले आया था? कोई नाम, कोई क्लू? इमरान ने कहा, जी हाँ, मैं यहाँ 2 साल से हूँ, इसलिए इस छोटे से कस्बे के अक्सर लोगों को मैं जानता हूँ। इन्हें यहाँ ले आने वालों में आजम खान शामिल थे, बल्कि वही पेश थे। राजा गली में उनका मकान है और वो इस इलाके के समाजी लीडर है और इंतहाई नेक और अच्छे आदमी है। डॉक्टर अहमद हसन ने कहा तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया और फिर डॉक्टर सिद्दीकी और डॉक्टर अहमद हसन से मुसाफा करके वो अस्पताल से बाहर आ गया। अब चौहान की तरफ से उसे तसल्ली हो गई थी, इसलिए अब वो ये मालूम करना चाहता था कि वो लड़की कौन थी और चौहान पर फायरिंग करने वाले कौन थे और उन्होंने क्यों ऐसा किया है। चुनांचे वो कार लेकर अस्पताल से रवाना हुआ। अब चूंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए छोटे से कस्बे के बाजार वगैरह अक्सर बंद हो जाते थे। अलबत्ता इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई थी। इमरान मुख्तलिफ लोगों से पूछता हुआ आखिरकार राजा गली तक पहुंच गया। ये गली खासी तंग थी। इमरान ने कार गली के किनारे पर रोकी और फिर पैदल चलता हुआ आगे बढ़ गया। आजम खान के मकान की निशानी उसे मालूम हो गई थी, इसलिए वो एक सुर्ख रंग के पत्थरों से बने हुए मकान के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। उसने दरवाजे की कुंडी बजाई तो थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक उद्धड़ उम्र लेकिन खासा सेहतमंद आदमी बाहर आ गया। जी फरमाइए। आने वाले ने हैरत से इमरान को देखते हुए कहा, मुझे आजम खान से मिलना है। इमरान ने कहा, जी मेरा नाम आजम खान है, फरमाइए। उस आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा नाम इमरान है। मेरे साथी को यहाँ चंद लोगों ने फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था और आप दूसरे लोगों के साथ उसे उठाकर अस्पताल ले गए थे। मैं इस सिलसिले में आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ और चंद बातें भी करनी है। इमरान ने कहा, ओ जनाब, ये तो मेरा फर्ज था कि हम अत्ताउल वज़ा इंसानी जान बचाने के लिए तगवदू करे। बहरहाल 2 मिनट तवक्कुफ कीजिए, मैं बैठक खोलता हूँ। आजम खान ने इनकसाराना लहजे में कहा और फिर तेजी से मुड़कर वापस दरवाजे के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद साइड पर मौजूद एक दरवाजा खुला तो दरवाजे में आजम खान मौजूद था। आइए तशरीफ लाइए, आजम खान ने कहा तो इमरान सर हिलाता हुआ उस कमरे में दाखिल हो गया। ये आम सा कमरा था जिसमें एक मेज और चंद कुर्सियों के साथ साथ एक कोने में एक चारपाई भी बिछी हुई थी। दीवारों पर मौजूदा साल के साथ साथ पिछले सालों के कैलेंडर भी लटक रहे थे जिन पर मुकद्दस आयत लिखी हुई थी। तशरीफ रखे, मैं आपके लिए चाय बनवाता हूँ, आजम खान ने कहा। ओ नहीं, इस वक्त आप तकलीफ ना करें, इमरान ने चौंक कर कहा। मेहमानदारी हमारा खानदानी विरसा है जनाब, आजम खान ने जवाब दिया और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। आजम खान अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें चाय की 2 प्यालियां और एक प्लेट में बिस्किट रखे हुए थे। उसने चाय की प्यालियां और बिस्किट की प्लेट मेज पर रखी और फिर मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। लीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ कि इस वक्त इससे ज्यादा नहीं कर सकता, आजम खान ने कहा। यही बहुत है खान साहब, इमरान ने कहा और चाय की प्याली के साथ साथ प्लेट से एक बिस्किट उठा लिया। अब आप मुझे तफसील बता दे, इमरान ने चाय पीते हुए कहा। आपने अपना नाम अली इमरान बताया था ना, आजम खान ने कहा। जी हाँ, इमरान ने जवाब दिया। तो इमरान साहब, मैं अपने घर में था कि अचानक दूर से मैंने फायरिंग की आवाजें सुनी। मैं घर से निकला और उस तरफ को बढ़ गया जिधर से आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं समझा कि शायद डाका डाला जा रहा है। बहरहाल जब मैं पत्थरों वाली गली में पहुंचा तो वहां मैंने एक आदमी को गली के अंदर बड़े तड़पते हुए देखा। उसके जिस्म से खून फव्वारे की तरह बह रहा था।
वहाँ कोई आदमी भी न था, लेकिन इतनी देर में इधर उधर से लोग वहाँ आ गए। मैंने उन आदमियों की मदद से उस जख्मी को उठाया और फिर हम अस्पताल की तरफ भाग पड़े और बहुत से लोग भी आ गए। जब हम अस्पताल पहुंचे तो काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। वहाँ डॉक्टर साहब उन्हें ऑपरेशन रूम में ले गए और हमें कहा कि हम यहाँ ठहरे क्योंकि इस कदर जख्मी को खून देना होगा। हम सब वहीं ठहर गए, लेकिन फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि जख्मी की हालत बेहद खराब है, उसे 6 गोलियां लगी हैं। वो अकेले थे और इतना बड़ा ऑपरेशन करने से घबरा रहे थे, लेकिन मरीज की हालत ऐसी न थी कि उसे दारुल हुकूमत के किसी बड़े अस्पताल तक ले जाया जाता। इसलिए मैंने डॉक्टर साहब की हिम्मत बंधाई और फिर मैंने और बाकी लोगों ने खून दिया। डॉक्टर साहब ने भी अल्लाह ताला का नाम लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया और फिर अल्लाह ताला का फजल हो गया। जब मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए वापस आए। मैंने जाकर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर मैं घर आ गया। आजम खान ने तफसील बताते हुए कहा, आप वाकई अजीम आदमी हैं आजम खान साहब। आपने एक अजनबी के लिए इतना कुछ किया, लेकिन क्या आपने ये मालूम करने की कोशिश नहीं की कि गोलियां किसने चलाई थी? इमरान ने कहा तो आजम खान के चेहरे पर तजब्जुब के आसार पैदा हो गए। मैं क्या कह सकता हूँ जनाब? आजम खान ने आखिरकार कंधे उचकाते हुए कहा और इमरान समझ गया कि आजम खान बहरहाल इस बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता है, लेकिन शायद वो किसी चक्कर में फंसने से बचने के लिए बात करने से कतरा रहा है। आजम खान साहब, क्या आप मुजरिमों से खौफजदा हैं या पुलिस की वजह से डर रहे हैं? आप जैसे आदमी को इस तरह डरना तो नहीं चाहिए। इमरान ने कहा, जनाब मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा वही होगा, लेकिन मैं खौमाखा के चक्कर में भी नहीं फंसना चाहता। जख्मी तो अजनबी है, जाहिर है वो ठीक होकर चला जाएगा, जबकि मैंने यहाँ रहना है। आजम खान ने कहा, आपने जो कुछ किया है उसकी जजा तो आपको अल्लाह ताला देगा। अलबत्ता मेरा वादा है कि आपका नाम सामने नहीं आएगा। आप जो कुछ जानते हैं मुझे बता दे। जख्मी मेरा साथी है और हमारा ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है, इसलिए अब ये मामला आम पुलिस का नहीं रहा बल्कि स्पेशल पुलिस का हो गया है। इसलिए पुलिस आपको कुछ न कहेगी और मुजरिमों तक आपका नाम भी नहीं जाएगा, हत्ता कि मैं भी आपका नाम सामने नहीं लाऊंगा। आप भी लोगों को सिर्फ ये बताए कि मैं जख्मी का साथी हूँ और सिर्फ शुक्रिया अदा करने आया हूँ। इमरान ने कहा, न जाने क्या बात है कि आपकी बात पर मुझे यकीन आ रहा है। बहरहाल जो कुछ मैं जानता हूँ बता देता हूँ। जख्मी की तरफ से इत्मीनान होने के बाद हम वापस आए तो एक आदमी ने राजदाराना अंदाज में मुझे बताया कि ये काम यहाँ के बड़े बदमाश सलामों के आदमियों ने किया है। उस आदमी ने बताया था कि सलामों के आदमी नौहाई गांव से कोई नौजवान लड़की उठाकर सलामों के डेरे पर ले आए थे। ये उसी का चक्कर है, लेकिन जाहिर है मैं इस सिलसिले में मजीद कोई छानबीन न कर सकता था, क्योंकि सलामू यहाँ का न सिर्फ बड़ा बदमाश है बल्कि उसके हाथ बड़े लंबे हैं और पुलिस भी उसकी है और यहाँ के अफसर भी। आजम खान ने कहा, जिस लड़की की बात की गई है वो किस गांव से लाई गई थी? इमरान ने पूछा। मुझे तो मालूम नहीं जनाब, शायद पुलिस के पास कोई रिपोर्ट आई हो। आजम खान ने कहा, अच्छा अब आप ये बता दे कि पत्थरों वाली गली जहाँ मेरे साथी पर फायरिंग की गई थी, क्या सलामू का डेरा उसी गली में है? इमरान ने पूछा। जी नहीं, डेरा तो शहर से हटकर अलहदा इलाके में बना हुआ है। अलबत्ता उस गली में सलामू का एक मकान मौजूद है जो अक्सर खाली पड़ा रहता है। कभी कभी कुछ लोग वहाँ आकर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। आजम खान ने जवाब दिया। ये इहाता कहाँ है, क्या आप मुझे पूरी तफसील बता सकते हैं? इमरान ने कहा तो आजम खान ने तफसील बता दी। ठीक है, आपका शुक्रिया, अब आप सब कुछ भूल जाइए। इमरान ने उठते हुए कहा, आपकी मेहरबानी होगी, मैं बहरहाल सलामों का मुकाबला नहीं कर सकता। आजम खान ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, आप बेफिक्र रहे, आप पर कोई हर्फ नहीं आएगा। इमरान ने कहा और फिर आजम खान से मुसाफा करके और इजाजत लेकर वो बैठक से बाहर आया और फिर तेज तेज कदम उठाता अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। टाइगर ने कार सुपर क्लब की पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन अभी वो क्लब के मेन गेट तक न पहुंचा था कि अचानक एक तरफ से एक उधड़ उम्र आदमी तेज तेज कदम उठाता टाइगर की तरफ बढ़ा। प्लीज एक मिनट, उस उधड़ उम्र आदमी ने कहा तो टाइगर चौंक कर उसे देखकर रुक गया। आपका नाम टाइगर है? उधड़ उम्र आदमी ने करीब आकर कहा। जी हाँ, मगर, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि वो उस आदमी को पहचानता न था। वैसे वो आदमी अपने अंदाज और लिबास से आम सा शरीफ आदमी लग रहा था। क्या आप मुझे चंद मिनट देंगे? मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है, उस आदमी ने कहा। आइए अंदर बैठते हैं, टाइगर ने कहा और फिर वो हॉल में दाखिल हुआ और कोने में मौजूद खाली मेज की तरफ बढ़ गया। वो आदमी भी साथ था। तशरीफ रखे और बताए कि आप क्या पीना पसंद करेंगे? टाइगर ने कहा, आप तकल्लुफ न करें, बल्कि मुझे आपसे काम है, इसलिए मैं आपको पिलाता हूँ। उस आदमी ने कहा,
नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, टाइगर ने कहा और उसके साथ ही उसने वेटर को बुलाकर 2 कप हॉट कॉफी लाने के लिए कहा। तो वो आदमी बेख्तियार चौंक पड़ा। आप शराब नहीं पीते या आपने मेरी वजह से हॉट कॉफी मंगवाई है? उस आदमी ने कहा। ना मैं शराब पीता हूँ और ना किसी को पिलाना पसंद करता हूँ। आप बहरहाल बताएं कि आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या काम है और आप मुझे कैसे जानते हैं? टाइगर ने कहा। मेरा नाम शम्स है, मैं कंटोनमेंट बोर्ड में हेड क्लर्क था और अब रिटायर हो चुका हूँ। मेरे 2 बेटे हैं जिनमें से एक इंजीनियर है लेकिन वो अपनी बीवी के साथ अलहदा रहता है, जबकि दूसरा बेटा अदनान है, वो मेरे साथ रहता है। उसने कैंट में वीडियो कैसेट्स की दुकान बनाई हुई है। मैं इस सिलसिले में आपसे मिलना चाहता था। शख्स ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। वीडियो कैसेट्स के सिलसिले में मुझसे आप मिलना चाहते थे? क्या मतलब? मेरा तो वीडियो कैसेट्स के बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, टाइगर ने कहा। उसी लम्हे वेटर ने कॉफी के बर्तन लगा दिए। लीजिए और मुझे तफसील बताइए, टाइगर ने कहा और अपने सामने रखी प्याली उठा ली। सुपर क्लब का सुपरवाइजर जिम्मी है, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। ये जिम्मी भी मेरे इलाके में रहता है और इंतहाई खतरनाक गुंडा और बदमाश है। मेरे बेटे ने जो दुकान बनाई है उसमें आम सी कैसेट्स रखी जाती हैं, लेकिन उस इलाके में एक और दुकान है जिसका नाम रेड लाइन है। ये बहुत बड़ी दुकान है और हकीकत में ये जिम्मी ही उसका मालिक है, लेकिन वहाँ पर उसका भाई काम करता है। वहाँ इंतहाई फाहिश वीडियो प्रिंट्स का वसी पैमाने पर धंधा होता है। हमने बहरहाल उसकी परवाह नहीं की, हमें क्या मतलब, ना ही हम उस काम को कर सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों एक मैजिस्ट्रेट ने अचानक रेड लाइन पर छापा मारा और वहाँ से इंतहाई फाहिश फिल्मों पर मबनी लातादाद कैसेट्स पकड़ी गई। जिम्मी के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और दुकान सील कर दी गई। लेकिन चंद दिनों के बाद दुकान दोबारा खुल गई और जिम्मी के भाई की जमानत हो गई और वही कारोबार दोबारा शुरू हो गया। लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी शामत आ गई। जिम्मी को वहम हो गया कि हमने उसके कारोबार की मुखबरी की है। हालांकि मैं और मेरा बेटा हलफ देने को तैयार है कि हमने कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन जिम्मी बात नहीं मानता और मुसलसल धमकियां दे रहा है। गुज़िश्ता रोज उसने और उसके साथियों ने मेरे बेटे अदनान को दुकान से पकड़कर बाहर घसीटा और आहनी मुक्को और लोहे के डंडों से इस कदर मारा कि उसकी कई पसलियां टूट गई, जबड़ा टेढ़ा हो गया, वो शदीद जख्मी हुआ। कुछ दुकानदारों और लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़वाया, वरना ये लोग उसे मार देते। इस वक्त अदनान अस्पताल में है। उसके साथ साथ जिम्मी ने धमकी दी है कि वो मेरी जवान बेटी को जबरदस्ती उठाकर ले जाएगा और उसे वहाँ पहुँचा देगा जहाँ लड़कियों की उड़िया फिल्में बनाई जाती हैं। और फिर ये फिल्में हजारों लाखों की तादाद में पूरे मुल्क की ऐसी वीडियो शॉप्स में पहुंचा दी जाएंगी जहां से ओबाश लोग ये फिल्में ले जाकर घरों में देखते हैं। मैं ये सुनकर बेहद परेशान हुआ। मैंने जिम्मी के घर जाकर उसकी मिन्नतें की कि हम इस इलाके से चले जाते हैं, दुकान बंद कर देते हैं। वो ऐसा ना करे, लेकिन वो कहता है कि चाहे हम दुनिया के किसी खित्ते में चले जाए वो हमारा पीछा न छोड़ेगा। मैं यहाँ आया ताकि मालूम कर सकूं कि मैं किससे कहकर उससे अपना पीछा छुड़वाऊं। यहाँ का मैनेजर टोनी है, मैं उससे मिला लेकिन उसने मुझे धुतकार कर निकाल दिया। मैं बेहद परेशान था। मैं बाहर खड़ा ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं और क्या न करूं कि आपकी कार कंपाउंड में दाखिल हुई तो एक बैरे ने इज़ारा हमदर्दी मुझे बताया कि आपका नाम टाइगर है। आप बदमाश जरूर है लेकिन शरीफ बदमाश है। अगर आप चाहें तो मेरा काम हो सकता है, इसलिए मैंने आपको रोका है। प्लीज मेरी मदद करे, वरना मैं क्या मेरा पूरा खानदान जीते जी मर जाएगा और मुझे खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को कत्ल करना पड़ जाएगा। प्लीज, फॉर गॉड सेक, प्लीज, शम्स ने रो देने वाले लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहे शम्स साहब और घबराए नहीं। जिम्मी क्या किसी की ये जुर्रत नहीं है कि किसी शरीफ लड़की की तरफ टेढ़ी आंख से भी देखे। लेकिन क्या आज जिम्मी क्लब में नहीं आया, वरना तो वो आपकी यहाँ मौजूदगी को भी बर्दाश्त नहीं करता। टाइगर ने कहा। जी हाँ, वो आज घर पर है। सुना है उसके घर पर कोई मेहमान आया हुआ है, इसलिए उसने यहाँ से छुट्टी की हुई है। शम्स ने कहा। आपने जिम्मी का घर देखा हुआ है? टाइगर ने कहा। जी, हमारे ही इलाके में है। शम्स ने कहा। ठीक है, तो फिर आइए मेरे साथ, उसके घर चलते हैं। टाइगर ने उठते हुए कहा। ओ जनाब, इस तरह तो हम जीते जी मर जाएंगे। वो तो इंतहाई खतरनाक गुंडा है, उसने तो हमारे पूरे घर को अखाड़ा बना देना है। प्लीज खुदा के लिए ऐसा ना करे। शम्स ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। तो फिर क्या करूं, आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं? टाइगर ने कहा।